करते हैं। तो इसमें पिछले व्याख्यान में बात चली थी लिंग की। तो लिंग के बारे में मैंने बताया था कि लिंग के दो संदर्भ हैं, एक भौतिक जगत का लिंग जिसको प्राणियों का लिंग कहते हैं, और एक भाषा या व्याकरण के अंदर का लिंग। तो प्राणी जगत में तो पुरुष स्त्री नर मादा में प्राणी सभी बटे हुए हैं, लेकिन भाषा का लिंग जो होता है, यानी कि व्याकरण में जिस लिंग की हम चर्चा करते हैं वह शब्द का लिंग है। और शब्द का मुख्य तात्पर्य यहाँ संज्ञा शब्दों से है। व्याकरण में शब्द के लिंग की चर्चा करते करते अक्सर लोग भाषा के बाहर चले जाते हैं और भौतिक जगत का जो लिंग है, प्राणियों का लिंग, उसका आधार लेने लगते हैं। तब बात समझने में दिक्कत हो जाती है। ये मुख्य बात समझनी है कि जब हम व्याकरण की बात कर रहे हैं तो वहां अपने ध्यान में रखें कि हम शब्द के लिंग की बात कर रहे हैं, उसके अर्थ के लिंग की बात नहीं करते। अब हिंदी में शब्दों के लिंग की पहचान कैसे करें, ये मुख्य विषय। हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो प्रकार के शब्द हैं, और कौन सा शब्द किस लिंग में है ये कैसे तय करें। तो पहली बात यह कि हिंदी व्याकरण में सभी शब्दों के लिंग की पहचान के नियम नहीं बनाए जा सकते। भाषा की व्यवस्था ऐसी है, लेकिन कुछ नियम बनाए जा सकते हैं, और वे नियम अधिक शब्दों पर काम करते हैं। और उनमें है शब्द के अर्थ के आधार पर, शब्द की आकृति के आधार पर, शब्द की रचना के आधार पर, शब्द की रचना में प्रयुक्त प्रत्ययों के आधार पर, और बहुवचन बनाने वाले प्रत्ययों के आधार पर हिंदी में संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान होती है। थोड़ा थोड़ा एक एक को समझ लेते हैं कि भौतिक जगत में जो शब्द के आधार, अर्थ का आधार जो है, तो भौतिक जगत में जो प्राणीवाचक शब्द हैं, प्राणियों के नाम का बोध कराने वाले शब्द हैं, उन शब्दों के लिंग की पहचान शब्द के अर्थ के आधार पर होती है। यानी पुरुष प्राणी के नाम का बोध कराने वाला शब्द पुल्लिंग और स्त्री प्राणी के नाम का बोध कराने वाला शब्द स्त्रीलिंग। लेकिन ये नियम तभी काम करता है जब पुरुष प्राणी और स्त्री प्राणी दोनों के लिए अलग अलग शब्द हों। कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनके पुरुष स्त्री नर मादा दोनों के नाम का बोध कराने के लिए एक ही शब्द है, वह या तो पुल्लिंग में होगा या स्त्रीलिंग में। तो इसमें ये अर्थ का आधार काम नहीं करता, उसमें जो है ये अर्थ का आधार काम नहीं करता। ये ध्यान रखने की बात है। जो जैसे कौवा, खरगोश, भालू, मगर, गिद्ध, मच्छर, ये सब जो शब्द हैं ये पुरुष और स्त्री दोनों का बोध कराते हैं, लेकिन या तो ये पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में। तो ये नियम यहाँ काम नहीं करता। और जो दूसरा आधार हमने बताया कि शब्द की आकृति के आधार पर, तो शब्द की आकृति के आधार पर इसमें बहुत अधिक शब्दों के लिंग की पहचान इस आधार पर हो जाती है। और इसमें पहला आधार है, माने पहला नियम है, इस आधार के अंतर्गत पहला नियम है कि तद्भव देशज तथा विदेशी आकारांत शब्द हिंदी में पुल्लिंग होते हैं, और तद्भव देशज विदेशी ईकारांत शब्द
स्त्रीलिंग होते हैं। और ये उदाहरण जो है इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे पानी, घी, घी, दही, मही, हाथी, साथी, मोती, ऐसे कुछ गिने चुने शब्द हैं जो ईकारांत हैं, लेकिन ये पुल्लिंग होते हैं। और हवा, दवा, सजा, बला, दगा, दफा ऐसे शब्द हैं जो आकारांत हैं लेकिन स्त्रीलिंग है। तो ये कुछ अपवाद हैं। और फिर जो अकारांत तत्सम शब्द हैं वे ज्यादातर पुल्लिंग होते हैं और कुछ अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पुस्तक शब्द है, अकारांत है लेकिन स्त्रीलिंग है। और इसमें तत्सम तथा तद्भव देशज विदेशी, ये जो 4 शब्द हैं तो उनमें तत्सम को अलग और तद्भव देशज तथा विदेशी, इन 3 शब्दों को अलग करके हमको देखना पड़ेगा। और इसी तरह से आकारांत तत्सम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, इकारांत ह्रस्व ई तत्सम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ये 2। लेकिन इनके भी कुछ अपवाद हैं जो जिनकी चर्चा जो है हुई थी। और इसी तरह से प्रत्ययों की चर्चा जो है, ये प्रत्ययों से शब्द रचना में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन प्रत्ययों के आधार पर भी शब्द के लिंग की पहचान होती है। प्रत्यय तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी का माइक जो है खुला हुआ है, बंद रखें, आवाज आ रही है, रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो गया है। तो ये जो ता प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है, आई प्रत्यय है, जो अधिक शब्दों का की रचना करते हैं, उसके आधार पर जैसे ता प्रत्यय जिस शब्द के अंत में जुड़ा हो, सर आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। ये क्या हो गया, हमने अब ऐसे ही ठीक सब है। चला क्या? जी जी सर, मैंने सबको म्यूट कर दिया था मैंने, अब आप आ गए हैं। अब स्टार्ट। हाँ, अच्छा। तो इस तरह से जैसे आई प्रत्यय है, आई प्रत्यय से बनने वाले सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। नी, इन, आनी, आइन, इन प्रत्ययों से बनने वाले सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आवट, आहट प्रत्ययों से बनने वाले सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। पा और पन प्रत्ययों से बनने वाले सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। इनकी संख्या कम होती है, लेकिन ये उनकी पहचान है। और प्रत्ययों से जो बनने वाले शब्द हैं तो उनमें अपवाद नहीं होता। जो शब्द पुल्लिंग है वो पुल्लिंग है, जो स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग है, और ये प्रत्ययों से उसकी पहचान होती है। इन बातों की चर्चा हो चुकी थी। और फिर जो चौथा आधार वो वचन का आधार है, जिसमें वचन बदलने वाले यानी बहुवचन बनाने वाले प्रत्ययों के आधार पर भी शब्द के लिंग की पहचान होती है। यानी जिस शब्द के अंत में बहुवचन बनाने के लिए ए प्रत्यय लगता है, जैसे लड़के, घोड़े, कमरे, पंखे, ऐसा जो ए प्रत्यय लगता है वे सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं, क्योंकि ए प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों में ही लगता है। ऐसे ही आ प्रत्यय है, आ प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में जुड़ता है बहुवचन का प्रत्यय, वे सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लड़कियां, जातियां, चिड़िया। उसी तरह ए प्रत्यय
ए प्रत्यय भी स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ही जुड़ता है। और जिन शब्दों के अंत में, बहुवचन रूपों में जिन शब्दों के अंत में ए प्रत्यय होता है वे सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ये प्रत्ययों का भी एक आधार हुआ। ये सारी चर्चा जो है हो चुकी थी। आज की चर्चा तो खास प्रश्नोत्तर पर आधारित है। ये तो नियम की बात हो गई। अब इस बीच जो भी प्रश्न आपके मन में उठते हों उनका स्पष्टीकरण किया जाएगा जो है। तो पहले 3 लोगों के पास कुछ प्रश्न हैं। ये योगेश और सुबोध जी के पास, ये लोग पहले प्रश्न बता लें, उनकी स्पष्टता हो जाए, उसके बाद आप लोग अपने प्रश्न पूछिएगा। सर मुझे लगता है कि हम लोग बीच बीच में पूछते रहेंगे प्रश्न, है ना? हाँ, अभी सब लोगों से बोल देते हैं कि जिसका भी मन हो वो प्रश्न पूछ सकता है ना? हाँ तो ठीक है जी। कोई जो भी लोग शुरू करें, जो हमारे श्रोता हैं जी, वही लोग शुरू करें। और हो सकता है उन्हीं के प्रश्न में आपका प्रश्न आ जाए। जी 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 वही। अभी सब सामान्य लोग, प्रश्न सबके हों। हाँ अभी सब लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। जब भी प्रश्न पूछें तब अपने आप को अनम्यूट कर दें, प्रश्न पूछने के बाद अपने आप को म्यूट कर दें। ठीक है योगेश जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं यदि कोई प्रश्न नहीं है। नहीं ऐसा बीच में प्रश्न पूछने से बहुत व्यवधान होगा। पहले इनकी पूरी बात हो जाने दीजिए। जिनको प्रश्न है उनको चैट बॉक्स में लिखने के लिए भी कहिए, वो समेकित कीजिए। उसके बाद में 15 से 20 मिनट जो समय है वो प्रश्न के लिए रखिए। अभी इसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए बीच में। वनोडे जी कोई व्यवधान नहीं है, क्योंकि हम 2 चर्चाएं कर चुके हैं इसी विषय पर। तो अभी आज का सेशन केवल, लेकिन इसमें जो मुख्य बात आनी है वो पूरी बात नहीं हो पाएगी। वो जो समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो पूरी बात नहीं हो पाएगी। नहीं, ये चर्चा हो चुकी है। आप शायद पिछली 2 चर्चाओं में नहीं रहे हैं वनोडे जी। पूरे अच्छा, हर ठीक है, सभी विषय पर ये पूरा हो चुका है। ये तो भूमिका के तौर पर ये बात आई। बाकी तो इसके पहले पूरी चर्चा, पूरी क्लास इसी पर रही। तो आज मुख्य बात है वो चर्चा की के लिए ही ये सत्र है। ठीक है, ओके ठीक है, शुरू कीजिए। हाँ तो गुरुदेव, सबसे पहले प्रणाम। मुझे लगता है सबका स्पष्टीकरण हो गया, इसलिए प्रश्न ज्यादा बन ही नहीं रह सकते हैं। पर मेरे सामान्य प्रश्न है। पहला प्रश्न तो यही पूछना चाहूंगा गुरुदेव कि वचन और लिंग को साथ क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, या स्कूलों में साथ क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? क्योंकि ये एक सामान्य प्रश्न है, इसी से मैं चर्चा आगे चलाऊंगा। तो पहले आप तो ये मुझे स्पष्ट करें। ठीक है, मैं इसकी बात कर दूं। सर आप शेयरिंग स्क्रीन बंद कर दीजिए, अब उसकी शायद आवश्यकता नहीं है। हाँ ये जो है जी, स्क्रीन शेयरिंग, ये कहाँ से बंद करें? सर ऊपर से ऊपर ले जाइए माउस को, वहां पर हो जाएगा। अच्छा हाँ, ऊपर जो है ये। जी जी जी, बहुत सरल काम है। हाँ अब जो है बात हो गई। हाँ तो योगेश का प्रश्न ये है, एक साथ लिंग और वचन, आप लोग माइक बंद रखिए। एक साथ जो है लिंग और वचन के पढ़ाने वाली बात। सुबोध जी सबके माइक बंद कर दीजिए, आप सबके माइक बंद कर दीजिए। हाँ माइक बंद करना ही पड़ेगा सब। हाँ कर दिया मैंने। सर एक सेकंड सर, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ तो ये बात करता हूं। उसमें ऐसा है कि लिंग और वचन ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अलग अलग व्याकरणिक, दोनों की अवधारणाएं, दोनों के काम अलग अलग हैं। सारी चीजें जो है अलग अलग हैं, लेकिन सर हाँ सर यहाँ पढ़ सकते। बाकी लोग अपने वीडियो को म्यूट कर लीजिए, जब प्रश्न पूछना हो तो आप ऑन कर सकते हैं। चलिए सर कर दीजिए स्टार्ट। मैंने कर दिया म्यूट। इस प्रश्न का जवाब दे लूं, उसके बाद जिसको जो पूछना हो पूछें। हाँ तो इसमें है
कि ये दो अलग अलग व्याकरणिक कोटियां हैं, दोनों के अलग अलग संदर्भ हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। लेकिन जो संज्ञा शब्द हैं उनमें दोनों की पहचान एक ही है, एक साथ दोनों रहते हैं। जैसे उदाहरण से हम कहें कि लड़का शब्द है, तो लड़का में जो आ है वह वचन भी बता रहा है और लिंग भी बता रहा है एक ही साथ। आ में ही दोनों हैं। आ जो है, इसीलिए हम कहते हैं कि लड़का शब्द को पुल्लिंग एक वचन ऐसा एक साथ बोलना पड़ता है, पुल्लिंग एक वचन। वो आ लिंग भी बता रहा है यानी पुल्लिंग, और वचन भी बता रहा है। लेकिन जब उसका बहुवचन हम करते हैं लड़के, लड़के कर देते हैं, तो लड़का में जो ए जुड़ा हुआ है वह पुल्लिंग भी है और बहुवचन है। इस तरह से HM वीरेश जी, आपका बार बार ऑन हो रहा है, आप अपना म्यूट पर ही रखिए। मैं कई बार म्यूट कर चुका हूं आपको। नमस्ते सर। नहीं, ये पूरा हो जाए, दो एक बार सर का प्रश्न, सर का उत्तर हो जाए। मैं जब कहूंगा कि हाँ अगला प्रश्न बताइए तब हाँ, बात करें। एक एक तो इस करके तरह पूछिए। से योगेश का जो प्रश्न था, तो अलग अलग पढ़ाने की जरूरत इसलिए होती है कि दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन शब्द के रूप में ये दोनों एक साथ अभिव्यक्त होती हैं, दोनों अवधारणाएं। इसलिए लिंग वचन हम कहते हैं। लिंग अलग वचन अलग नहीं, पढ़ाने के लिए लिंग अलग वचन अलग, इसलिए कि दोनों दो तरह की अवधारणाएं हैं। हाँ, अपना प्रश्न बोलिए। आप प्रश्न पूछ रहे थे। अब कोई भी प्रश्न कर सकता है। हाँ, आप प्रश्न बोलिए। किरण जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ, प्रणाम गुरुदेव जी। मैं यूँ पूछ रही हूँ कि जो चौधरी शब्द है उसमें आनी प्रत्यय लगता है या आइन, क्योंकि आरबीएससी की बुक में दोनों ही प्रत्यय लगा के दे रखा है। अच्छा, चौधराइन भी बता रखा है और चौधरानी भी। हाँ, कुछ इस तरह से इनमें है क्या, इसको आप समझ लीजिए कि ये जो कुछ जाति सूचक, व्यवसाय सूचक कुछ ऐसे शब्द हैं, तो उनमें मैंने चौधरी की पत्नी, तो उसके लिए जो चौधरानी भी कहीं चलता है, चौधराइन भी चलता है, पंडित है, पंडितानी, पंडिताइन, सारी दोनों चीजें चलते हैं मतलब। हाँ, चलन पर है ना। व्याकरण तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, व्याकरण शब्द नहीं बनाता, बने हुए शब्दों की व्याख्या करता है। अभी एक चीज आपको बताऊं, आप लोग उसमें हैं ही हिंदी व्याकरण विमर्श में, तो चतुराराम जी ने पतंजलि का उल्लेख करते हुए ये कहा था कि व्याकरण लिंग का निर्धारण नहीं करता, उसका अधिकार नहीं है। और पतंजलि का वहां एक बात को समझ नहीं पाए कि लिंग का निर्धारण करना एक बात है, और दूसरी बात उसमें क्या है, पतंजलि ने कहा है कि शासन नहीं करता। व्याकरण या वैयाकरण ये नहीं कहेगा कि अमुक शब्द पुल्लिंग में होगा, अमुक शब्द स्त्रीलिंग में होगा, वो नहीं तय करता। जो है लोक व्यवहार में, तो भाषा चिंतक उसका अध्ययन करता है, नियम थोपता नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। जो मान लीजिए कि पेड़ शब्द है, तो पेड़ शब्द पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, ये व्याकरण लेखक, भाषा चिंतक नहीं तय करता। लोक में वो किस रूप में वो प्रचलित है उसको ढूंढता है वो प्रयोग से, कि पेड़ बड़ा है, छोटा है, ऐसे जो पेड़ बड़ी है, छोटी है, ऐसा तो प्रयोग होता नहीं है। तो भाषा चिंतक प्रयोग का अध्ययन करके, उसका निरीक्षण परीक्षण करके, प्रयोग के सहारे वो नियम ढूंढता है। वो
वो नहीं तय करता कि कौन सा शब्द पुल्लिंग में होगा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में होगा। वो है किस लिंग में है उसका पता करता है। कैसे पता करता है? प्रयोगों से पता करता है। तो जैसे आपने कहा चौधरानी और चौधराइन दोनों चलता है, तो दोनों चलता है तो हम कैसे इनकार करेंगे उसको? हाँ, अब चौधरी से चौधरानी चौधराइन बना है तो उसमें प्रत्यय क्या लगा है ये वो तय करता है। एक में जो है चौधरानी आनी प्रत्यय है, एक में आइन प्रत्यय है, ऐसे तय करता है। मतलब प्रचलित प्रयोगों को नियमबद्ध करता है सिर्फ व्याकरण। नियमबद्ध माने नियम उसमें से ढूंढता है वो। हाँ, निकाल के बताता है कि इसमें ये है। हाँ, किस नियम से ये बना है ये तय करता है। उसको सामान्यीकृत कहते हैं, सारे सामग्री एकत्र करके वो अध्ययन करता है। लेकिन कौन सा शब्द किस लिंग में चलना चाहिए, किस शब्द का क्या लिंग हो, ऐसा उसका काम नहीं है। वो तो लोक तय करता है, व्यवहार तय करता है। ठीक है, और बोलिए। इसी से लिंग से संबंधित तो प्रश्न नहीं है, पर कुछ अशुद्धियां और शुद्धियों से संबंधित प्रश्न है मेरा गुरुदेव। जो अभी चौधराइन और चौधरानी शब्द जो आपने बनाया, उसी सब तरह से बहुत सारी कक्षाओं में इस तरह से पढ़ाया जा रहा है। जैसे क्रोधित शब्द और क्रुद्ध, तो बोल रहे हैं क्रुद्ध सही है और क्रोधित गलत है, आकर्षित सही है और आकृष्ट गलत है, ग्रसित सही है गलत है और ग्रस्त सही है। ये इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए ना गुरुदेव। हाँ, ऐसी स्थिति आती है कभी कभी जो है, ये ऐसे शब्दों को गलत और सही, शुद्ध और अशुद्ध के खाते में डालने वाले लोग जो हैं उसमें संस्कृत का आधार लेते हैं लोग। ये सही है कि ग्रसित, क्रोधित और एक कौन सा शब्द है? आकर्षित और आकर्षित। इसमें लाचारी शब्द भी गुरुदेव गलत बता रहे हैं, लाचारी शब्द भी गलत बता रहे हैं। मुझे पहले बात हो जाए, ये तो अलग ढंग की बात है कि क्रोधित, ग्रसित, आकर्षित, इस शब्द को वो गलत बताएंगे जो लोग संस्कृत व्याकरण का आधार लेते हैं। ठीक है ना? संस्कृत व्याकरण के आधार पर, माने संस्कृत व्याकरण के नियम से क्रोधित, ग्रसित, आकर्षित नहीं बनता। लेकिन ये बात संस्कृत की है, हिंदी की नहीं है। हिंदी में दोनों चलते हैं, एक संस्कृत के नियम से बना हुआ, क्योंकि सारी चीजें जो है संस्कृत के नियम से हिंदी में नहीं चलती, किसी भाषा में नहीं चलती जो है। तो हिंदी में ये कौन कहेगा कि क्रोधित, आकर्षित, बल्कि यही शब्द ज्यादा प्रचलन में है। तो जो प्रचलन में है तो सही है, भले संस्कृत व्याकरण के नियम के अनुसार ये शब्द नहीं बनते हैं। जैसे एक शब्द, मैं हमेशा इसका उदाहरण देता हूं, मनोकामना शब्द है। मनोकामना संस्कृत व्याकरण के नियम के अनुसार गलत है। संस्कृत व्याकरण के नियम के अनुसार वो मनः कामना होगा, लेकिन मनः कामना हिंदी में चलता नहीं है, वो मनोकामना चलता है। अब ये अलग प्रश्न होता है कि ये कैसे बना है, क्या है, वो अलग प्रश्न होता है। लेकिन शुद्ध अशुद्ध के दायरे में, लेकिन संस्कृत वाले कहेंगे कि अशुद्ध है, और जो शुद्ध है वो चलता नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, प्रचलन, प्रयोग, भाषा भाषी समाज की मान्यता शब्द के सही और गलत होने का आधार है। जो चलता है वो सही है, ये स्थिति होती है जिसको लोक मान्यता है। और ये जो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिन लोगों ने, जिसने ऐसा कहा है कि लाचारी गलत है, भाई लाचार विशेषण है और लाचार से लाचारी भाववाचक संज्ञा बनी। ईमानदार विशेषण है, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, तो गलत का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब जिन लोगों ने सर नमस्कार सर। हाँ बोलिए। सर मेरा नाम है भाग्यलक्ष्मी। जी हाँ बोलिए। हमें यह समझा दीजिए सर कि सन्यासी स्वामी शब्दों का लिंग बदल सकते हैं हम? किसका? स्वामी और सन्यासी शब्दों का। नहीं, वो तो है ही सन्यासिनी। सन्यासिनी, हाँ, उसका जो है अनुयायी, अनुयायी, अनुयायी शब्दों का बदला लिंग रूप।
नहीं, अनुयायी में तो क्या, वो तो दोनों के लिए चलता है अनुयायी। स्वामी, स्वामी और- शब्द का बदला लिंग रूप क्या होता है सर? और स्वामिनी, स्वामिनी, हाँ। कुछ चीजें ऐसी है कि है वो, लेकिन आपकी जानकारी में नहीं है। कुछ चीज ऐसी है कि इसमें नियम की बात नहीं है। और जैसे ये अनुयायी आपने कहा, ये तो विशेषण के रूप में काम करता है। अनुयायी, अनुयायी व्यक्ति। साधु, साधु, साध्वी ऐसा नहीं आता है क्या? नहीं आता है ना, साधु, साध्वी। साध्वी। जब कोई महिला जो है साधु बन जाए तो साध्वी हो जाते हैं। वही मैंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जी कि सर। वो आपकी जानकारी में नहीं है, इसलिए आपको परेशानी हो रही है। ये शब्द हैं, हाँ। तो ऐसा है, प्रश्न आप पूछेंगे तभी आपको एक उत्तर मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगी। जी सर। ठीक है। पिछले और कोई हमने 2 सेशन हाँ? हुए हैं ना सर, पिछले 2 सेशन में मैं भाग नहीं ली हूँ सर। एक्चुअली मैं कर्नाटक से बल्लारी जिला से हूँ सर। लारी से, अच्छा। आप पिछली 2 वीडियो देख सकते हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड है। सब है उपलब्ध। हाँ, कहाँ पर और- उपलब्ध है सर? नहीं, आपका जो है हॉस्पिटल ग्रुप में आपका नाम है? हाँ सर, बल्लारी में है सर। बल्लारी वाले में जी ये सर। नागराज जी वगैरह, जिसमें है चंद्रशेखर जी, नागराज जी। हाँ हाँ हाँ, वो लिंक नहीं मिल रहे था मुझे एक्चुअली। भाषा सर ने ये मुझे नहीं, लिंक नहीं, ये नहीं कह रहा कि लिंक तो आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन जी आप सर। किस समूह में हैं? जो हिंदी अध्यापकों का मैं जो समूह है। बल्लारी हिंदी टीचर्स ग्रुप में हूँ सर। एक्चुअली भाषा सर हमें कल ही हमें लिंक भेजे वो। जी जी। भाषा सर से थोड़ा मिलकर बात करना होगा, शायद मुझे उस ग्रुप के लिए ऐड करने के लिए बताना होगा, नहीं सर? और आप हाँ, हमारे वो, हाँ, वो। फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें सारी वीडियो हैं सर की। जी सर। सर हाँ। व्हाट्सएप नहीं है क्या सर? सर जी ಸರ್ 9th ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಸರ್? बोलिए। ಇದು 9ನೇ ತರಗತಿದು ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್, ಇದು ನೀನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದನ್ನ, ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಪ್ಪಿ। ಇದು 9ನೇ ತರಗತಿದಲ್ಲ। आप हिंदी में अगर बात करेंगे तो हमें भी समझ आ जाएगा वीरेश जी। लिंक केಳಕಚ್ಚಾರ वो लड़का है ना, बीच बीच में आकर बात कर रहा है, और वो अलग 9वीं कक्षा का बच्चा है वो। अच्छा, समझ बैठा है कि क्लास ले रहे हैं हम। हाँ, तो परेशान कर रहा है जो है आपको। अच्छा, ये एचएम जी सर, वीरेश जी सर। ये परेशान कर रहे हैं क्या? मैं इनको हटा ही देता हूँ अगर ऐसा है तो। बीच में वो लड़का आ रहा है ना, कहाँ का है पता नहीं, फिर भी वो 9वीं कक्षा में पढ़ता है। वो समझ बैठा है कि क्लास ले रहे हैं। अच्छा ये तो ठीक है, टीचर के लिए है। मैं हटा देता हूँ। हाँ, जी उठा सर, वो रिमूव कर दीजिएगा। हाँ जी, वो कन्नड़ हटा- भाषा ये बोल लोग रहा है। तब तो गुरुदेव एक प्रश्न होते हैं। ये है। अच्छा, बच्चे भी एक होते मैं हैं, कभी सूचना बड़े भी होते हैं। एक सूचना मैं ये दे रहा हूँ कि लगभग 2-1.5 मिनट के बाद ये लिंक खत्म हो जाएगा। आप इसी लिंक पर दोबारा स्टार्ट कर लीजिएगा, सेम ही लिंक रहेगा, आप दोबारा हाँ, ये उसी को बात- ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, सभी लोग इसको सुन लें कि लिंक नहीं बदला है, लिंक वही रहेगा, तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे आप। हाँ, ये तो सिस्टम की बात है। हाँ, तो आप जो है बिलारी के हैं आप, तो वहाँ तो हॉस्पिटल के कई ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं, तो उनसे आपको लिंक मिल जाएगी जो है। अच्छा, और कोई प्रश्न? हाँ गुरुदेव, ये हाँ। हतोत्साहित और निरुत्साहित शब्दों पर भी प्रकाश डालिए ना थोड़ा। देखिए, इस तरह के जो शब्द हैं चलते नहीं हैं, लेकिन वो इत बहुत सारे शब्दों में है। इस वजह से लोग जो नहीं जानते वो लोग जोड़ लेते हैं उन शब्दों में जो है। ये प्रचलन में ये शब्द नहीं है, जो ये मान्य नहीं है। उसमें क्या होता है, मूल शब्द होता है उत्साह। उत्साह में जब हत जोड़ देंगे तो हतोत्साह बन जाता है, और उत्साह में ई जोड़ेंगे तो ठीक। और लोग ये जुड़ जाएं। जी सर। थोड़ा रिकॉर्डिंग रोक दीजिए, अच्छा, और लोग भी जुड़ जाएं, कि सबका एक साथ नहीं जुड़ पाता होगा।